हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताऊंगा लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में कि लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है, आप इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और कुछ एग्जांपल्स के साथ। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ट्रेडिशनल मेथड क्या होता था। मैं जैसे मान के चलिए मैं यहाँ इंडिया में बैठा हुआ हूँ और मुझे कुछ चाइना से कुछ इंपोर्ट करना है, कुछ मशीनरी इंपोर्ट करनी है। अब वहाँ पर इतने सारे सेलर्स हैं तो ऑब्वियसली बात है कि मैं वहाँ किसी सेलर को नहीं जानता, तो मैं क्या करूँगा? या तो मैं पहले उसको एडवांस पेमेंट करूंगा। उसमें उसमें ये इस चीज़ का डर है कि वो मुझे शिप करे या नहीं करे, या कैसा माल शिप करेगा। या दूसरा ये है कि मैं उसके शिपमेंट का इंतजार करूँ, तब मैं शिपमेंट मेरे पास आ जाएगा तब मैं पेमेंट करूंगा। लेकिन वो भी तब पॉसिबल है अगर मेरी रेपुटेशन बहुत अच्छी है और मैं बड़े कॉरपोरेट्स में हूँ तो इस तरह का, यानी कि आप क्या करेंगे इस केस में? इस इस तरह की इस प्रॉब्लम को, यानी कि आपको इम्पोर्ट करना भी ज़रूरी है और आपका बिजनेस चलाना भी ज़रूरी है। तो इस चीज़ का जो सॉल्यूशन निकल के आया था वो ये आया है लेटर ऑफ क्रेडिट। यानी कि बैंक आपको लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करता है कि सबसे पहले ट्रस्ट, क्योंकि आज की डेट में ना मैं उस सेलर पे ट्रस्ट कर सकता हूँ ना वो सेलर मुझ पे ट्रस्ट कर सकता है, लेकिन मैं अपने बैंक पे ट्रस्ट कर सकता हूँ। सेलर उसके बैंक पर ट्रस्ट कर सकता है। तो बैंकों ने लेटर ऑफ क्रेडिट इसी चीज पर निकाला है कि मुझे ट्रस्ट मेरे बैंक पर है, तो मैं उसका किस तरीके से बेनिफिट उठा सकता हूँ। सबसे पहले कि जो लेटर ऑफ क्रेडिट है वो यूसीपी 600 के रूल्स के अंतर्गत फॉलो होता है। यानी कि लेटर ऑफ क्रेडिट में जो भी गाइडलाइंस हैं वो यूनिफॉर्म कस्टम एंड प्रैक्टिस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, इसके बेस पर होता है। अभी मैंने आपके सामने एक सिंपल सा डायग्राम बनाया है जिसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले तो सेलर और बायर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक एग्रीमेंट होगा कि मुझे ये सामान खरीदना है या ये मशीनरी में इंपोर्ट करना चाहता हूँ। जब ये तय हो जाता है कि क्या करना है तो अब बायर जो है वो अपने बैंक के पास जाता है लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करवाने। बैंक बायर्स की लेटर ऑफ क्रेडिट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं और लेटर ऑफ क्रेडिट एक इशू कर दिया जाता है। एक स्विफ्ट मैसेज जो सेलर है उसके बैंक पर भेज दिया जाता है और तब वह स्विफ्ट मैसेज और तब बैंक उस बैंक के सेलर के बैंक के पास जाता है। तो सेलर का बैंक सेलर को इन्फॉर्म करता है कि लेटर ऑफ क्रेडिट की टर्म्स एंड कंडीशंस ये हैं। सेलर उन लेटर्स की टर्म्स एंड कंडीशंस को देखता है और वो बाद में जब अपना सामान तब वो शिप करता है तो उसके बाद वो जो लेटर एलसी की जो भी टर्म्स कंडीशन थे, जो डॉक्यूमेंट अरेंजमेंट थे, वो अपने बैंक को देता है। सेलर यानी कि अपने एडवाइजिंग बैंक को दे देता है। एडवाइजिंग बैंक उन डॉक्यूमेंट्स को देखता है और फिर बाद में वो जो बायर्स का जो बैंक है, जो इश्यूअर बैंक है, उसको वो फॉरवर्ड कर देता है। अगर वो विद इन ऑर्डर है तो इश्यूअर बैंक बायर्स का अकाउंट डेबिट करके और एलसी का पेमेंट एडवाइजिंग बैंक को कर देता है और एडवाइजिंग बैंक उस पेमेंट को सेलर को दे देती है। अब हम एक एक करके देख लेते हैं किस तरीके से ये स्टेप्स काम करती है। सबसे पहली स्टेप्स है बायर और सेलर के बीच का एग्रीमेंट। कम से कम हमें ये तो पता होना चाहिए कि बायर क्या खरीदना चाहता है, सेलर क्या बेचेगा, किस कीमत पे बेचेगा, ये दोनों आपस में एग्रीमेंट डिसाइड कर लेते हैं। स्टेप 2 में जो बायर है जो खरीदना चाहता है वो अपने बैंक के पास जाता है लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करने। जिस जो तो वो जो बैंक जो है उसको यूडीपी की टर्म में इशूअर बैंक बोलते हैं। इसके बाद जो इशूअर बैंक है, बायर का बैंक है, वो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर देता है और एक स्विफ्ट कोड एडवाइजिंग बैंक को मिल जाता है। और जनरली ये एडवाइजिंग बैंक जो सेलर रहता है उसी की कंट्री का एक बैंक होता है। एडवाइजिंग बैंक सारी उस लेटर ऑफ क्रेडिट की ऑथेंटिसिटी देखता है और वो उस वाले मैसेज को सेलर को फॉरवर्ड कर देता है। सेलर इसके बाद उस मैसेज को स्विफ्ट लेटर ऑफ क्रेडिट की टर्म्स कंडीशन देख के वो अपना जो भी उसका जो गुड्स होता है वह उसको शिप कर देता है। फिर स्टेप 6 में सेलर जो भी डॉक्यूमेंट्स एलसी के लिए चाहिए होते हैं वो अपने एडवाइजिंग बैंक को देता है।
जिसके अंदर बिल ऑफ लेडिंग होता है, इनवॉइसेस होती है या इंश्योरेंस की कॉपी होती है, जो भी एलसी की टर्म्स एंड कंडीशन है, वो सारे सेट ऑफ डॉक्यूमेंट सेलर को तैयार करके अपने एडवाइजिंग बैंक को देने होते हैं। फिर एडवाइजिंग बैंक वो सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करता है कि ये सारे डॉक्यूमेंट एलसी की टर्म्स एंड कंडीशन पर है या नहीं। अब इसके अंदर तीन चीजें होती है। अगर इश्यूअर जो एडवाइजिंग बैंक है, अगर वही कंफर्मिंग बैंक है, तो वो उसी वक्त सेलर को पेमेंट कर देते हैं, और वो जो इश्यूअर बैंक है, जो वायर का बैंक है, वो उसका अकाउंट डेबिट करते हैं। यहाँ वायर का अकाउंट डेबिट नहीं हो रहा, इश्यूअर जो वायर का जो बैंक है उसका अकाउंट डेबिट हो रहा है। दोनों में चीज़ों में थोड़ा अंतर है, आप समझिएगा। या फिर दूसरे केस में ये हो सकता है कि टर्म्स एंड कंडीशन में ऐसा है कि एडवाइजिंग बैंक अपने डॉक्यूमेंट कलेक्ट करता है, वो डॉक्यूमेंट वो इश्यूअर बैंक को फॉरवर्ड कर देता है। और या फिर वो जैसे कोई अगर यदि उसी कंट्री में कोई दूसरा कंफर्मिंग बैंक है, तो उस कंफर्मिंग बैंक को वो डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड करके रीइंबर्समेंट करा लेता है। स्टेप 9 में एडवाइजिंग बैंक सारे डॉक्यूमेंट इश्यूअर बैंक को फॉरवर्ड करे। फिर 10th स्टेप में इश्यूअर बैंक वो सारे डॉक्यूमेंट एग्जामिन करते हैं कि जो भी टर्म्स कंडीशन थी लेटर ऑफ क्रेडिट की, वो फुलफिल हुई है ना नहीं। अगर वो सारी कंडीशन उसे लगता है फुलफिल हो गई है, तो इश्यूअर बैंक बायर के अकाउंट डेबिट करके और इसका पेमेंट वह वहाँ पर एडवाइजिंग बैंक को दे देता है। इश्यूअर बैंक फिर सारे डॉक्यूमेंट जब एक बार पेमेंट हो जाता है, इश्यूअर बैंक सारे डॉक्यूमेंट्स बायर को दे देता है एलसी के, जिससे जो भी शिपमेंट और कंसाइनमेंट आया होता है, बायर वहाँ पर अपने सारे डॉक्यूमेंट दिखाकर उस कंसाइनमेंट को अपने गोदाम में उतरवा लेता है। अब ये एक सिंपल सी साइकिल है जो मैंने आपको दिखाई है। आप इसके अंदर देखिए, जो सबसे पहली टर्म्स है वो ये है कि सेलर और बायर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि इन दोनों के बीच में तब ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो बायर इश्यूअर बैंक के पास एप्लीकेशन देता है एलसी इशू करवाने के लिए। इश्यूअर बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर देता है, एडवाइजिंग बैंक को उसकी जानकारी हो जाती है। एडवाइजिंग बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट की कॉपी सेलर को दे देता है। सेलर इसके बाद तब सेलर इसके बाद अपना माल शिपमेंट कर देता है, मर्चेंटाइज शिपमेंट कर देगा। उसके बाद वो जो भी डॉक्यूमेंट है एलसी के अकॉर्डिंगली वो अपने एडवाइजिंग बैंक को देता है। एडवाइजिंग बैंक वो सारे डॉक्यूमेंट इश्यूअर बैंक को देता है। इश्यूअर बैंक वेरीफाई करता है एज पर एलसी के टर्म्स एंड कंडीशन है कि नहीं है। फिर वो बायर का अकाउंट डेबिट करता है और ये सारे डॉक्यूमेंट बायर्स को दे देता है, ताकि वो अपने मर्चेंटाइज कलेक्ट कर सके, जहाँ से भी शिपमेंट से, एयर कार्गो या किसी भी तरीके से जहाँ से शिपमेंट आ रहे हैं। तब इश्यूअर बैंक के पास पैसा आ जाता है, वो पैसा वो एडवाइजिंग बैंक को दे देता है। एडवाइजिंग बैंक वो पैसे को सेलर के अकाउंट क्रेडिट कर देता है। तो इस तरीके से एक पूरी लाइफ साइकिल लेटर ऑफ क्रेडिट की कंप्लीट होती है। अब इसके अंदर जो बेनिफिट है वो सेलर को क्या है? सेलर को बेनिफिट ये है कि उसको नया बिजनेस आ रहा है पहले, क्योंकि अब उसकी साख नहीं बल्कि बैंक की रेपुटेशन देखकर उसके पास बहुत बिजनेस आ रहा है। दूसरा, जब उस लेटर ऑफ क्रेडिट उसके पास इनिशियली आ जाता है, तो वो अपने बैंक से प्री शिपमेंट के फाइनेंसिंग भी करा सकता है, और प्री शिपमेंट फाइनेंसिंग के बाद जब वो डिस्काउंटिंग ऑफ एलसी भी करा सकता है। मतलब यह है कि एक डिस्काउंटिंग ऑफ एलसी का मतलब ये हो गया कि जैसे मैंने आज एक एलसी इशू करी चाइना के सेलर को, मैंने उसमें लिखा हुआ है कि पेमेंट 120 दिन बाद होगा, इतना टाइम लगेगा। चूंकि एलसी तो मेरे सेलर के पास आज ही 2 दिन में पहुंच जाएगी, तो 118 दिन का जो टाइम पीरियड है उसके लिए वो क्या करता है, जो एलसी के डॉक्यूमेंट है वो अपने बैंक में सबमिट करता है और उसकी डिस्काउंटिंग करवा लेता है, यानी कि उसको एडवांस पेमेंट मिल जाता है। क्योंकि एलसी तो 120 दिन बाद ऑनर होनी है, तो उसको ये फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है कि उसको एक एक्स्ट्रा फाइनेंस अपने पास मिल जाता है। अब वायर्स को क्या बेनिफिट है? वायर्स को एक तो ये बेनिफिट है कि उसके शिपमेंट की जो भी टर्म्स कंडीशन है वो फुलफिल होंगी, तभी उसका पेमेंट होगा। अगर मान के चलो कोई डिफेक्ट माल है या क्वालिटी एज पर अकॉर्डिंगली नहीं है, क्वांटिटी नहीं है, तो वो पेमेंट नहीं करेगा बैंक उसका, क्योंकि एलसी की टर्म्स कंडीशन है। शिपिंग डेट पर बायर्स का कंट्रोल है कि वो किस डेट को शिपमेंट चाहता है, और उसका जो कैश रिसोर्स है वो भी टाई अप नहीं होता,
क्योंकि आज मैंने अगर ऑर्डर किया है, 120 दिन बाद अगर मेरे पास माल आना है तो 120 दिन तक तो मुझे किसी को पेमेंट करना ही नहीं है। मेरा जो पेमेंट अकाउंट डेबिट करेगा मेरा बैंक, वो करेगा 120 दिन बाद, जिस दिन, यानी कि जिस दिन मेरे पास माल आ जाएगा या जो भी टर्म्स कंडीशन है, तो मुझे तो 120 दिन का कैश होल्डिंग और मिल गया, यानी कि मेरा तो एक फाइनेंस हो गया। बैंक ये सब इसलिए करता है क्योंकि उसको एलसी में एक कमीशन मिलता है, जिससे कि ये इतना टाइम कवर हो जाता है। अब हम देख लेते हैं कि लेटर ऑफ क्रेडिट के टाइप्स क्या क्या है, यानी कि लेटर ऑफ क्रेडिट किस किस तरह के टाइप में होता है, क्योंकि हर किसी की अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले साइट्स एंड टर्म यूजेंस। साइट्स एंड टर्म यूजेंस में ये है कि या तो आपका एलसी का इमीडिएटली पेमेंट हो जाए, या एलसी जब आपने इशू करी है तो वो किसी फ्यूचर डेट के लिए आपने उसका पेमेंट निर्धारित किया होगा। दूसरा है रिवोकेबल और इरिवोकेबल। एलसी दो तरह की होती है। रिवोकेबल ये होती है कि आप एलसी कभी भी जो है बायर है जिसने इश्यू करी है एलसी, वो कभी भी अपनी एलसी क्लोज करा सकता है या कैंसिल करा सकता है बेनिफिशरी की परमिशन के बिना। इरिवोकेबल एलसी ये होती है कि अगर वो कैंसिल कराना चाहता है तो उसको बेनिफिशरी की परमिशन लेनी पड़ेगी, सेलर की परमिशन लेनी पड़ेगी। दूसरा है अनकन्फर्म एंड कन्फर्म। अनकन्फर्म और कन्फर्म एलसी में ये है कि मान के चलिए कि जब एडवाइजिंग बैंक को, जब ये पेमेंट, जब एलसी एडवाइस करता है इशूअर बैंक, तो वो एक कन्फर्मिंग बैंक, उसी वाली कंट्री में एक कन्फर्मिंग बैंक होता है जो कि जो बायर का जो बैंक है उसका कंफर्मेशन देता है। एक तरीके से वो एक तरीके की सिक्योरिटी लेयर देता है, कंफर्ट देता है सेलर के बैंक को कि पेमेंट, आपके पेमेंट की गारंटी इश्यूअर बैंक नहीं दे रहा, कंफर्मिंग बैंक एक गारंटी देता है कि मैं आपका पेमेंट करूंगा। क्योंकि कई बार ये हो जाता है कि कई बार जो छोटी मोटी कंट्रीज होती है जहाँ के बैंकों की ज़्यादा साख या रेपुटेशन नहीं होती, तो वहाँ पर कंफर्मिंग बैंक का आना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें सेलर और सेलर का बैंक दोनों खुश हो जाते हैं कि हमें तो पेमेंट हमारे जो लोकली जो बैंक है उसी से आना है, और बाकी ये कंफर्मिंग बैंक और इश्यूअर बैंक का क्या अरेंजमेंट है वो उनका अरेंजमेंट होता है। और अनकन्फर्म में ये होता है कि डायरेक्ट इश्यूअर बैंक एडवाइजिंग बैंक को देगा, एडवाइजिंग सेलर को देगा और एलसी का पेमेंट हो जाएगा, तो उसकी जो जो गारंटी है वो अभी भी इश्यूअर बैंक के पास ही है। स्पेशल ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट में चार तरह के लेटर ऑफ क्रेडिट आते हैं। एक आता है रेड क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट। इसके अंदर क्या होता है कि जब एलसी इशू करी जाती है तो एडवाइजिंग बैंक जो इश्यूअर बैंक है वो गारंटी देता है कि आप इसका पेमेंट कर सकते हैं, आप एडवांस पेमेंट सेलर को दे सकते हैं। यानी कि एक तो ये रहता है कि लेटर ऑफ क्रेडिट में पेमेंट तब मिलेगा तब लेटर ऑफ क्रेडिट की डेट होगी। अगर उस पर रेड क्लॉज है और आज की डेट में अगर लेटर ऑफ क्रेडिट सेलर के पास है तो जो एडवाइजिंग बैंक है वो सेलर को एडवांस पेमेंट दे सकता है। इसमें ये खासियत है, इसमें उसको एलसी डिस्काउंट कराने की जरूरत नहीं है, उसको एडवांस पेमेंट मिल जाएगा। ट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट, इसके अंदर ये होता है कि लेटर ऑफ क्रेडिट आपने सेलर को दिया, वो अपना लेटर ऑफ क्रेडिट किसी और दूसरे सेल, जो भी उसका रॉ मटेरियल सप्लायर है वह उसके नाम वो लेटर ऑफ क्रेडिट ट्रांसफर करवा सकता है। इसको ट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट कहा जाता है। बैक टू बैक लेटर ऑफ क्रेडिट, बैक टू बैक ऑफ लेटर क्रेडिट ये होता है कि आपने एक सेलर के नाम से अपने एलसी इशू करी है, तो वो सेलर चाहेगा तो उस एलसी को बाइफरकेट कर सकता है या किसी और सेलर को भी ट्रांसफर कर सकता है। अब ये जो ट्रांसफरेबल और बैक टू बैक में एक ये अंतर है कि ट्रांसफरेबल में सेम एलसी आपकी ट्रांसफर होती है और बैक टू बैक लेटर ऑफ क्रेडिट में एक नई एलसी उसी एलसी का को बेस रख के नई एलसी इशू करी जाती है। डेफर पेमेंट ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, इसके अंदर ये है कि जो लेटर ऑफ क्रेडिट है उसकी रॉ मटेरियल आज आपके पास आ जाएगा, लेकिन उसका जो पेमेंट होगा वो फ्यूचर की किसी डेट पर होगा। सिर्फ इतना अंतर है इसके अंदर। अब जो एक स्पेशल लेटर ऑफ क्रेडिट आता है स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट, एक्चुअली ये नाम अलग है, बाकी इसको अगर यदि परफॉर्मेंस गारंटी से देखा जाए तो स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट और परफॉर्मेंस गारंटी एक जैसी है, क्योंकि लेटर एसबीएलसी में
आप किसी परफॉर्मेंस या कोई कॉन्ट्रैक्ट या ऑब्लिगेशंस हैं वो फुलफिल होगा या नहीं होगा उसकी गारंटी देते हो। तो ये परफॉर्मेंस गारंटी का ही एक दूसरा नाम है कि इसको SBLC कहा जाता है। कई ऐसी कंपनियां होती हैं जो इंडिया की कंपनी है जिनकी सब्सिडीज बाहर चल रही हैं, तो वो SBLC इशू करा के रखती है कि अगर यदि हमारी बाहर की कंपनी कुछ ऑब्लिगेशन या कॉन्ट्रैक्ट फॉलो को फुलफिल नहीं कर पाती तो वो SBLC इशू करवा के रखती है ताकि इन केस ऑफ डिफॉल्ट उसका पेमेंट हो जाए। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं लेटर ऑफ क्रेडिट के सारे एस्पेक्ट इसमें कवर कर सकूं। प्लीज़ मेरा वीडियो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। मैं इसी तरह के वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।